यह आरोप आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी का नहीं है। जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, भारतीय केंद्रीय सरकार तैयार करती है, वह रिपोर्ट बता रहा है कि बिहार में अपराध अनकंट्रोल है। इसके लिए बड़ा चीज़ है कि नीतीश जी के सरकार में माफिया को छूट है, तस्कर को छूट मिली है, ठेकेदारों को छूट मिली है, एनडीए के नेताओं को हर तरीके का कुकर्म करने का छूट मिला है। बिहार में अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है और लगातार जो है वह अपराध का सिलसिला बढ़ते जा रहा है। विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। इसी बीच बिहार से एक बड़ी खबर सामने निकल कर आई कि डीजीपी जो थे आरएस भट्टी साहब, वे चले गए केंद्रीय प्रतिनियुक्त पर और सीआईएसएफ के वे डीजी बन गए। सीआईएसएफ की डीजी एक मामूली सी पोस्ट होती है बिहार के डीजीपी के तुलना में। तो ऐसे में विपक्ष को सवाल खड़ा करना लाजमी है और विपक्ष सवाल भी खड़ा कर रहा है। तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि आरएस भट्टी साहब को काम करने नहीं दिया जा रहा था, सरकार मुख्यमंत्री आवास से ही सारा काम हो रहा था। इसी मुद्दे पर राजनीति जब चढ़ी है पारा पे, तो हमारे साथ बात करने के लिए श्याम सुंदर जी हैं, गो की धरती से जिला पार्षद हैं और लगातार जो है वह सरकार की कार्यों का ये जो है विरोध करते रहते हैं। तो आरएस भट्टी साहब इस्तीफा दे करके चले गए हैं केंद्रीय प्रतिनियुक्त पर और सीआईएसएफ के जो हैं वह डीजी बना दिए गए हैं। तो इस पर हम जानने का प्रयास करेंगे। सर, आखिर ऐसा क्यों कि डीजीपी रहते हुए उन्होंने यहाँ से उस पद को छोड़ा और वे सीआईएसएफ के डीजी बन गए? देखिए, बिहार सरकार बुरी तरीके से फंस गई है। बेमेल के बियाह हो कनपटिए में सिंदूर वाली बात। नीतीश जी में कभी राष्ट्रीय जनता दल पर भरोसा करते हैं, कभी भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा करते हैं। तो दोनों पार्टियां जो बीजेपी और जेडीयू है, सहमत के खेल में अपने लगी हुई है। प्रतिनियुक्ति में तो एक सामान्य प्रक्रिया है, आना जाना लगा रहता है, लेकिन जिस तरीके से देश आरएस भट्टी साहब को जानता है और बिहार की धरती, बिहार के कैडर के वो आईपीएस रहे हैं, जिस तरीके से एसपी रहते हुए उन्होंने कई ज़िलों में अपराधियों को भगाया था, अपराध मुक्त वो ज़िले हुए थे। लेकिन जब सहमत का खेल राजनीतिक तौर पर शुरू हो जाए, तो यह आरोप आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी का नहीं है। जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, जो भारतीय केंद्रीय सरकार तैयार करती है, वह रिपोर्ट बता रहा है कि बिहार में अपराध अनकंट्रोल्ड है। जब वह रिपोर्ट ही बता रहा है तो स्वाभाविक है, चाहे तेजस्वी जी हो, हम आप हो, हर लोग कहेगा कि बिहार अनकंट्रोल्ड है। और इसके लिए बड़ा चीज़ है कि नीतीश जी के सरकार में माफिया को छूट है, तस्कर को छूट मिली है, ठेकेदारों को छूट मिली है, एनडीए के नेताओं को हर तरीके का कुकर्म करने का छूट मिला है। लेकिन कानून से हाथ बंधे हैं तो विपक्ष के नेताओं को, ईमानदार अधिकारियों को, जिस तरीके से के पाठक जी को बेइज्जत करके शिक्षा विभाग से बाहर किया गया, बड़ा विचित्र विडंबना है। इस बिहार में कोई भी ईमानदारी से आगे बढ़ना चाहेगा तो उसका वही हाल होगा जो भट्टी साहब का हुआ है। भट्टी साहब जब डीजीपी के पद पर बिहार में आए थे तो उन्होंने बड़ी बड़ी दावे किया था कि अपराधी हमें पुलिस को देख करके भाग जाएंगे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि वे उन्हीं को भागना पड़ा? उनको भागना नहीं पड़ा, एक समान प्रक्रिया के तहत केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जो बिहार की सरकार है उनको उबा दी, लिस्ट दे दी, इस जाति के अपराधी पे आपको कार्रवाई करना है, इस जाति के अपराधी पे कार्रवाई नहीं करना है। इस पार्टी के समर्थक माफिया हैं, उन पे कार्रवाई करनी है, इस पार्टी के समर्थक अगर है माफिया तो उस पर नहीं करनी है। वो ऐसी स्थिति में क्या करता, अपनी छवि वो थोड़ी बर्बाद करते। उनकी बदनामी हो रही थी। आदरणीय नीतीश जी बदनाम तो हो ही रहे थे, क्योंकि इनको तो कोई मतलब है नहीं बदनामी और नामी से, इनको तो मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए। ये तो सुशासन कहते हैं अपने भैया, तो सुशासन का परिणाम है ना। सुशील पांडे जी बीजेपी ज्वाइन किए हैं। सुशासन का परिणाम है कि जिसको जेल में रखे आनंद मोहन जी। क्या परिस्थिति बन गई थी इस बिहार में? दलित आईपीएस मारा गया था और उसी के आरोपी हैं आनंद मोहन जी, उनको अपनी पार्टी में शामिल कर लिए। इनके अनंत सिंह जी, AK-47 जिसके घर में पकड़ा गया हो, न्यायालय भली बोल दे कि उन पे कोई साक्ष्य नहीं मिला, लेकिन साक्ष्य जुटाने का काम भी पुलिस को ही करना चाहिए था और इसी की जिम्मेवारी भी है। करना क्या चाहिए था? जिम्मेवारी से पुलिस मुकर गई, अनंत सिंह को राहत मिल गया। तो माफियाओं का फौज, अपराधियों का फौज, एनडीए के दोनों पार्टनर
बीजेपी जदयू खड़ा कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है ना कि कैसे सुशासन चला रहे हैं। कौन नहीं जानता है, जब पहले नीतीश जी की सरकार बनी थी तो रणवीर सेना के गठे जांच आयोग जो बना था, अमीर दास आयोग, पहला कैबिनेट में इन्होंने पहला कोई डिसीजन लिया था तो अमीर दास आयोग को भंग करके, जो इतने बड़े कुख्यात संगठन के जांच कमीशन को ही भंग कर दे, वो सरकार कितना बड़ा सुशासन चला रहा हो, भैया बिहार और देश जानता है, इसमें कुछ कहना तो है नहीं। यही कारण रहा होगा कि राजेश भट्टी साहब चले गए। अब जिस आईपीएस को इस जिला में ही अगर एसपी हो, इनको लिस्ट मिल जाए कि भैया फलानवा पे कार्रवाई करना है, फलानवा पे नहीं करना है, तो ये अच्छा है कि एसपी साहब जाके चिनिया बादाम बेच के ज़िंदगी जी लेगा। जिससे वर्दी का शपथ लेकर काम किया है, डीजीपी तो संविधान का शपथ, कानून का शपथ लेकर डीजीपी बना था, तब उसको स्टार लगा था। इतना देश के सबसे बड़े प्रतियोगिता परीक्षा के बाद वो आए थे यहाँ, लेकिन उन्हीं को जब लिस्ट मिल जाए इस पे कार्रवाई करना है, इस पे नहीं करना है, तो वो लोग क्या करेंगे आप हमको बता दीजिए। इसी नीतीश जी के सरकार में हम नक्सल हो गए थे, इन्हीं के सरकार के लोगों ने नक्सल कहा था, और जब लगा कि जनता का उबार आगे बढ़ रहा है तो ये नीतीश जी की सरकार बोली कि लगता है कि कुछ गलत डिसीजन हो गया, और फिर उनको वापस भी लेना पड़ा। तो पूरी ये हुकूमत जातीय, धार्मिक और सांप्रदायिक उन्माद पर टिका हुआ है। इनको सिर्फ और सिर्फ पैसा और कुर्सी चाहिए, इनके तमाम लोगों को। आप देख लीजिए हथियार का लाइसेंस किसको मिलता है, ठेकेदारी का ए ग्रेड लाइसेंस किसको मिलता है, वो सब चीज़ तो सामने है ना भाई। आप सामाजिक न्याय के हैं तो पत्थर और बालू में चले जाइए, क्रीम के ठेकेदारी नहीं कर सकते हैं। मैंने बेहतर जो मालदार है वो उसके ठेकेदारी का लाइसेंस आपको मिल ही नहीं सकता है। हाँ, वही ठेकेदारी का लाइसेंस मिलेगा जो दिन रात बालू फाँकना है, लीवर किडनी सब खराब कर लेना है। तो पूरी सरकार जिस तरीके से चल रही है, एक को क्रश करना है, एक को आगे करना है। एक दौर तो बिहार ये भी देखा था ना, जब 70 के दौर में बिहार का बगहा अपहरण उद्योग की श्रेणी में आता था, कुछ वही हुआ था। नीतीश जी बोले जब पहली सरकार बनी, और ये हम नहीं कह रहे हैं, आरोप नहीं लगा रहे हैं, पूरा नेशनल मीडिया में ये चीज़ आया। 2005 में जब इनकी सरकार बनी तो बोला गया कि भैया पैसा कमाने के लिए अपराध करते हो, आओ ना ठेकेदारी में, और बड़े पैमाने पर इन्होंने लाइसेंस दिलवाया हथियार का और ठेकेदार का। उठा के देख लीजिए 2005 के बाद से, और तब थोड़ा सा लगा कि अपराध कम। हम भी कह रहे हैं, हमारे भी नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी बोले थे कि परसेप्शन बिहार का बदल रहा है, लेकिन जो अपराधी ठेकेदार बन जाए और सरकार के पैसे को लूटना शुरू कर दे और उसमें उसका कुछ नहीं हो तो फिर अपराधियों को संरक्षण ले, तो ये तो रुकने वाला है नहीं। एक चीज़ और, कलकत्ता में जब घटना होती है तो सत्ता पक्ष जो है वह काफ़ी हमलावर रहता है, सुप्रीम कोर्ट भी संज्ञान लेता है। लेकिन 15 अगस्त के दिन मुजफ्फरपुर में एक युवती के साथ घटना होती है, उसके पिता के सामने अपहरण हो जाता है, लेकिन उस पर ना तो सरकार कुछ बोलती है और ना ही केंद्र में जो सरकार है वह कोई बात बोलती है। देखिए, मैं याद होगा दिल्ली का निर्भया कांड, मिडिल क्लास दुष्कर्म बलात्कार गलत है, नहीं होना चाहिए, लेकिन जब निर्भया आंदोलन दिल्ली में चल रहा था उस दौर में 15,000 रेप की घटनाएं रजिस्टर्ड हुई थी। मैं नहीं कह रहा हूँ। मुजफ्फरपुर की घटना दलित लड़की थी, कौन सवाल उठाता? किसी ने सवाल नहीं उठाया। बंगाल की बात है, बड़ा हमको आश्चर्य लगा महामहिम राष्ट्रपति जी का वह बयान, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कुछ इसी तरीके का बयान आया था अटल बिहारी वाजपेयी जी का। पटना में आए थे, किसले नाम के लड़के का किडनैपिंग हुआ था, और पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में उन्होंने कहा था कि हाय मेरा बेटा किसले, मुझे वापस चाहिए। इन लोगों को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों में कितनी आपराधिक घटना और कितना रेप हो रहा है। इनका पूरा बुनियाद जिस आरएसएस और बंच ऑफ थॉट कहता है कि महिला बच्चा पैदा करने वाली मशीन है, इसके ज़्यादा कुछ नहीं, इससे ज़्यादा कुछ इनके यहाँ है ही नहीं। इनको क्या हक है बलात्कार और दुष्कर्म पे बोलने का? बोल तो वही सकता है ना जो इसके खिलाफ कभी लड़ा हो। ये कभी फूलन देवी के प्रशंसक नहीं हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते हैं फूलन देवी के प्रशंसक। फूलन देवी के जिस दिन प्रशंसक भारतीय जनता पार्टी के हो जाएंगे उसी दिन सत्ता से बाहर चले जाएंगे। क्योंकि जब कभी भी किसी दलित, किसी भी गरीब के साथ कुछ होता है तो सामंत या बड़े लोग ही किया करते हैं, इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो पूरा कोर्ट कचहरी, न्यायालय, पुलिस फोर्स सब तो इन्हीं का है।
तो में राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। ये खुद देख लें यूपी में क्या हुआ, पहलवानों के साथ किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का एमपी कलंकित किया इस देश को, और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड लेने तक से रोक दिया। 50 ग्राम वजन बढ़ गया तो 100 ग्राम वजन बढ़ गया, कितनी बड़ी साजिश थी। वो एमपी अभी भी खूबसूरती से मुस्कुराते हैं। देखिए, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए श्याम सुंदर जी, जिन्होंने बिहार की अपराध पर काफ़ी खुल करके इन्होंने बोला। साफ तौर पर कहा कि आर.एस. भट्टी साहब को काम करने नहीं दिया जा रहा था। नीतीश कुमार ने उन्हें लिस्ट थमा दिया था कि इस जाति के लोग जो अपराधी हैं उन पर कार्रवाई करिए, और इस जाति के जो अपराधी हैं उन पर कार्रवाई नहीं करिए। तो आर.एस. भट्टी साहब ने अपने वर्दी को दागदार होने से बचाने के लिए यह कदम उठाया है। अब मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।